फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज इंजीनियर जिशान। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नंबर 1 में हमारे पास कहता है कि नेम द रिपीटेटिव फिनोमिनाज विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो मिनिमम हमें 4 ऐसे फिनोमिनाज के बारे में लिखना चाहिए। तो पहला हम लिख देते हैं कि रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड हमारे पास सन, ये एक फर्स्ट फिनोमिना हो गया। सेकेंड फिनोमिना में हम लिखते हैं रोटेशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट्स बाकी भी तो हैं अर्थ के अलावा, अराउंड सन। तीसरे नंबर पर हम लिख देते हैं रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। और चौथे नंबर पर हम लिख देते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स वाइब्रेशंस। ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर। ये 4 फिनोमिनाज आपने लिख लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, एटॉमिक क्रिस्टल वाइब्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि ड्रॉबैक्स बताओ कि अगर हम एक पेंडुलम को रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करें तो उसके अंदर किस तरह के ड्रॉबैक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसका मैथ हमारे पास m है, इसको जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, l है। अगर हम इसके टाइम पीरियड को नोट करें तो इसका टाइम पीरियड है t = 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। स्टूडेंट्स, इस सारे रिलेशन के अंदर हमारे पास जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अगर आप देखें तो अगर लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अगर जी चेंज होगा तब भी टाइम पीरियड चेंज होगा। आप सब जानते हो कि जो लेंथ है ये चेंज होती है वेदर के हिसाब से, तो एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वेदर। किसके हिसाब से चेंज होगी, ये वेदर के हिसाब से चेंज होगी। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास ग्रेविटी। हम जानते हैं कि जो जी है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, मतलब जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे आपके पास क्या आता जाएगा, उतना चेंज आता जाएगा किस चीज़ का, टाइम पीरियड का। अगर सर्दी होती है तो हमारे पास लेंथ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वेदर अगर हॉट हो तो लेंथ एक्सपैंड करती है। सेम इट इज़, आप ज़मीन पर हो तो जी की वैल्यू 9.8 है, अगर आप इसको ऊपर लेते जाओ, चांद पर चले जाओ तो जी की वैल्यू अर्थ की वैल्यू का 6 टाइम क्या हो जाती है, चांद पर कम हो जाती है। तो हम इसको नहीं यूज करते सकते रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, क्योंकि एल भी चेंज होगा, जी भी चेंज होगा, तो जिसकी वजह से टाइम पीरियड भी चेंज होता रहेगा। तो ये एक गुड टाइम स्टैंडर्ड कभी साबित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि वाई इट इज कन्वीनियंट टू यूज 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट यूनिट इज मोल एंड सेकेंड यूनिट इज किलोग्राम। वो कहता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हम उसके लिए 2 यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, मोल और किलोग्राम। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो मोल है वो यूज़ होता है माइक्रो लेवल के लिए, जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत ही कम मिकदार के अंदर मौजूद हो तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, मोल को यूज़ करते हैं। सेम इट इज़, हमारे पास जो किलोग्राम है इसको अब हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी मैक्रो लेवल के अंदर मौजूद हो। जब क्वांटिटी ज़्यादा लेवल के अंदर मौजूद हो तो हम मैक्रो लेवल के लिए केजी यूज़ करते हैं, और मिनिमम क्वांटिटी में मौजूद हो तो माइक्रो लेवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल यूज़ करते हैं। तो कन्वीनियंट रह जाता है कि जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमम हो तो हम केजी को यूज़ कर लें, मिनिमम हो तो हम मोल को यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर कहता है 3 students measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as, जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो है 0.215 मीटर, सेकंड में है 0.21 मीटर और थर्ड में है हमारे पास 0.214 मीटर्स। आप सारे देखो
कि जो रीडिंग्स उसने फाइंड की हैं वो मीटर के अंदर फाइंड की गई हैं और जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम डिवीजन है, वो 1 मिलीमीटर है। तो मुझे इसे भी किस फॉर्म के अंदर लेके आना चाहिए? मीटर की फॉर्म के अंदर लेके आना चाहिए। तो मैं जब 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻³ के साथ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये इक्वल हो जाता है 0.001 मीटर्स। मीन्स टू से पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास वही रीडिंग करेक्ट होगी जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे। अब आप फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, ये रॉन्ग है। दूसरी में देखो 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरी के अंदर 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो ये ठीक है क्योंकि हमारे पास इधर भी 3 डिजिट्स थे, इधर भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमने चूज कर लेना है द करेक्ट आंसर इज 0.214। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5, उसमें हमारे पास वो हमसे कहता है एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन अ कंप्यूटेशन। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये एनालॉगस स्टेटमेंट है और एनालॉगस जो स्टेटमेंट होती है वो डिपेंड करती है हाइपोथेसिस के ऊपर। हम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम अपना रिजल्ट वही कंक्लूड करते हैं जिस रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो एरर है वो क्या हो? मिनिमम हो। एरर को क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। और लेस एरर जब होगा तो हम उस रीडिंग को क्या कहते हैं? वो रीडिंग क्या है? एक्यूरेट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनालॉगस स्टेटमेंट से जो हम डाटा को कंक्लूड करते हैं वो कोई वर्दी या हमारे पास फाइनल नहीं होता। अगर मुझे कंक्लूड करना होगा तो मैं हार्डनेस फाइंड कर लूँगा उस चेन की, और उस चेन की जब मैं हार्डनेस फाइंड करूँगा तो मैं एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस को यूज़ करूँगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इन इंस्ट्रूमेंट का अगर हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम है, तो हमारे पास जो रीडिंग हमें देगा वो लीस्ट काउंट वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो हम कह सकते हैं एनालॉगस स्टेटमेंट पर हम डिपेंड नहीं करेंगे। हार्डनेस को फाइंड करने के लिए हम एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट मिनिमम हो। अगर उसका लीस्ट काउंट मिनिमम होगा तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या होगी? ज़्यादा प्रिसाइज होगी। जैसे हार्डनेस को फाइंड करने के लिए हम ब्रीनल हार्डनेस टेस्ट मशीन यूज़ करते हैं। ब्रीनल हार्डनेस टेस्ट मशीन के अंदर हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए हमारे पास जो मेजरमेंट आती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहता है कि टाइम पीरियड आप मेयर करते हो एक स्टॉप वॉच के साथ एक सिंपल पेंडुलम का, तो कौन से एरर्स इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर मैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि रैंडम एरर क्यों होता है? ड्यू टू नेग्लिजेंस, इनएक्सपीरियंस और रॉन्ग प्रोसीजर की वजह से। इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम है इसको पर्सनल एरर भी कह दिया जाता है। तो रैंडम एरर इस वजह से होगा कि जो बंदा रीडिंग फाइंड कर रहा है वो कुछ नेग्लिजेंस के साथ रीडिंग को परफॉर्म करता है, या वो इनएक्सपीरियंस है, उसका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, या उसने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो प्रोसीजर ही क्या है? रॉन्ग है। तो इन सारी बातों की वजह से हमारे पास जो लीस्ट काउंट है किसी भी चीज़ का उसके अंदर जो मेजरमेंट है किसी भी चीज़ का उसके अंदर क्या आ जाता होता है? एरर आ जाता होता है। सेकंड नंबर पर जो रैंडम एरर है उसके बाद जो दूसरा एरर है उसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या चीज़ है? सिस्टमैटिक एरर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स जो ऑपरेटर्स होता है वो क्या होता है? फॉल्टी होता है। ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज स्टॉप वॉच है, अगर स्टॉप वॉच से हम मेयर कर रहे हैं किसी चीज़ का टाइम पीरियड, तो स्टॉप वॉच में अगर कोई एरर है, ज़ीरो एरर है, तो उसका कौन सा एरर हो जाएगा? सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा। तो ये दो तरह के एरर इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप मेयरमेंट को फाइंड करते हो एक पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए स्टॉप वॉच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहता है डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे बी अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। हमने सिंपल ये बताना है कि डायमेंशन हमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमें शो हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें देती है कि नहीं देती है। हम कहेंगे नो, it does not provide any information about its numerical value. Information about its numerical
वैल्यू, ये हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देती। हम इसको एग्जांपल से जस्टिफाई ज़रूर करेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। इस केस में हमारे पास जो 2 पाई है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो डायमेंशन हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट चलते हैं, बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूनिट। इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूनिट, ये उसके यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देती है। लेट्स से स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हमने इसके साथ ईटा की जो डायमेंशन निकाली थी वो कैसे निकाली थी, F को हमने डिवाइड किया था लास्ट लेक्चर के अंदर 6 पाई आर वी के ऊपर। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो कुछ इस तरीके का रिलेशन बन गया था हमारे पास, m l हैज़ पावर -1 t हैज़ पावर -1। तो हमने इससे क्या ड्राइव कर लिया था, यूनिट ड्राइव कर लिया था। तो यूनिट क्या था हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ईटा का यूनिट हमने ड्राइव कर लेना है, kg पर मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है, यूनिट है। ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, उसके यूनिट के बारे में। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। आपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो मुझसे कहता है कि आप डायमेंशन फाइंड करें प्रेशर की। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जो न्यूटन है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, mlt हैज़ पावर -2, और जो मीटर है उसकी डायमेंशन क्या होती है, l। तो हमने इसको इसके साथ कैंसिल कर देना है। तो जो रिलेशन बनेगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, m, l को ऊपर लेके जाएंगे तो l हैज़ पावर -1, t हैज़ पावर -2। ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाती है। प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो मैस का हमारे पास यूनिट होता है kg, और वॉल्यूम का हमारे पास जो यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, m डिवाइडेड बाय l हैज़ पावर 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m l हैज़ पावर -3। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी किस चीज़ की, डेंसिटी की। स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 में हमारे पास दो फार्मूला है। हमने इन दो फार्मूला को डायमेंशन की मदद से बताना है कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा होमोजीनियस नहीं है। जो होमोजीनियस होगा वो करेक्ट होगा, जो नहीं होगा वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल टू वी लैम्डा। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t हैज़ पावर -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय t। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय t, तो यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड। सेकेंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो सेकेंड इनवर्स। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, t हैज़ पावर -1। ये कौन सी साइड थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या चीज़ है, v लैम्डा। जो v है स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। तो डायमेंशन अगर मैं फाइंड करूं तो डायमेंशन आ जाएगी l स्क्वायर t हैज़ पावर -1, जो कि बिल्कुल इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड फार्मूला की तरफ, जो था F इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब F इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम। मैं आपको समझा चुका हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फार्मूला है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय t। तो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो जो डायमेंशन है इसकी हो जाएगी t हैज़ पावर -1। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। जब राइट हैंड साइड पर आते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ ठहरी हुई है, स्पीड ठहरी हुई है, v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो जो v है वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, जो लैम्डा है वो हमारे पास होता है मीटर। हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, l t हैज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय l से l कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, t हैज़ पावर -1।
ये किस चीज़ की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास, v ओवर लैम्डा की डायमेंशन हो जाएगी। अब देखें t हैज़ पावर -1, t हैज़ पावर -1, मैं कह सकता हूँ ये इक्वल हो जाती है किस चीज़ के, लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इट इज़ होमोजीनियस। ये फार्मूला हमारे पास होमोजीनियस है। स्टूडेंट ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।